कुंडली का वो ग्रह है जो आपको क्लू देता है आपके होने वाले स्पाउस पार्टनर के बारे में। कुंडली का वो ग्रह जो आपको बताता है मैरिज किस एज में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। कुंडली का वो ग्रह जो बताता है किस प्लैनेट के ऊपर आपने बिल्कुल भी वर्क नहीं करा है प्रीवियस लाइफ के अंदर। कुंडली का वो ग्रह जो आपको क्राइसिस को मैनेज करने की शक्ति देता है, बीट फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, रिलेशनशिप क्राइसिस, मैरिज क्राइसिस। कुंडली का वो ग्रह जो कुंडली को आधार प्रदान करता है, दारा कारक कहलाता है। वैदिक हम केवल 8 प्लैनेट्स को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, 9 प्लैनेट्स को इंक्लूड नहीं करें, 10 प्लैनेट को इंक्लूड नहीं करें, प्लूटो एंड ऑल इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हम केवल 8 प्लैनेट्स को इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें राहु इंक्लूडेड है। एज इस समय जब हम गणना कर रहे हैं, ये कलयुग का समय है और वैदिक ज्योतिष का जो फर्स्ट सूत्र है, फर्स्ट सिद्धांत है देश काल पात्र। काल मीन्स वो समय, तो ये समय गणना जो है वो कलयुग के अनुसार है। कलयुग में राहु को इंक्लूड करना बहुत आवश्यक है। केतु को इंक्लूड इसलिए नहीं किया जाता, केतु मोस्टली जो है वो सतयुग के एनर्जीज को दिखाता है और केतु की तरफ हर प्लैनेट जो है वो यात्रा कर रहा है, तो केतु को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, बट राहु को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप सेशन यहाँ तक देख रहे हैं तो आप जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत के साथ। सेशन को पूरा देखिएगा, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ इंस्टा को भी चेकआउट करिएगा, इंस्टा को फॉलो कीजिएगा, वहाँ का भी जो कंटेंट है आपको पसंद आएगा। और डेफिनेटली जो फ्री वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप है जिसके अंदर राशि चार्ट, लग्न चार्ट, नवांश चार्ट और डिफरेंट तरह के डिविजनल दशा एंड ऑल, वो सब आपको फेसबुक पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। समय लग सकता है बट डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन की। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अंदर वो प्लैनेट जो सबसे कम डिग्रीज को रखता है आपका दारा कारक कहलाता है। दारा कारक की जो उत्पत्ति है, दारा कारक के बारे में जो सिद्धांत है, वो जैमिनी ज्योतिष, जैमिनी सूत्रम से निकल के आते हैं। और जैमिनी सूत्रम में कहा गया है कि वह प्लैनेट जिसकी डिग्रीज सबसे कम होती हैं वो आपका दारा कारक बन जाता है। जैमिनी सूत्रम के अंदर डिग्रीज को बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है। जैसे पाराशर एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेट्स को, राशि को, भाव और नक्षत्र को, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी महत्वता देती है केवल और केवल डिग्रीज को, कि उसकी डिग्री कितनी है। एक्चुअली डिग्री एक वे है उस प्लैनेट के कर्मास को जज करने का। जितनी कम डिग्री होंगी उतने कम आपने एफर्ट दिए हैं उस प्लैनेट के रिगार्डिंग पास्ट लाइफ में, और ये जो प्लैनेट है ये आपको कंप्लीट करता है। जब आप किसी प्लैनेट के रिगार्डिंग कम एफर्ट देते हैं तो आपका उसके साथ कम कार्मिक कनेक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि जिस चीज़ के साथ मेरा कम कार्मिक कनेक्शन है, जब भी क्राइसिस आता है, जब भी कोई समस्या आती है, तो मैं उस चीज़ की तरफ भगता हूँ। तो वो चीज़ मुझे सेटिस्फैक्शन भी देती है, वो चीज़ मुझे शेल्टर भी देती है, वो चीज़ मुझे सौम्यता भी प्रदान करती है। इसीलिए दारा कारक उन रिलेशंस को वैदिक ज्योतिष में कंट्रोल करते हैं जो कि आपकी डिज़ायर से निकल के आए हैं, मतलब आउट ऑफ डिज़ायर है। कोई फैमिली प्रेशर नहीं है जिनके अंदर कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, जो केवल और केवल आपकी स्वतंत्र इच्छा से निकल के आए हैं। दारा कारक उस तरह के रिलेशंस को इंगित करता है, दिखाता है। अगर ये दारा कारक बहुत मजबूत है, षडबल के अंदर ये बहुत पावरफुल है, तो पूरे चांसेस हैं कि जो मैरिज होगी वो लव मैरिज की तरफ ज़्यादा रहने की संभावनाएं हैं, वो उसी तरह से होने की संभावनाएं हैं एज आपका दारा कारक जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर यही दारा कारक फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस के अंदर बैठ जाता है तब भी ये संभावनाएं और मजबूत हो जाती हैं। एंड देयर आर सम राशिस, कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके अंदर बैठा हुआ दारा कारक ऐसी ही संभावनाओं को इंगित करता है। तो उनको इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। अगले सेशन में हम हाउसेज को समझेंगे कि कैसे भाव के अंदर बैठा हुआ दारा कारक कभी आपको कार्मिक रिलेशंस के अंदर ले जाएगा, कभी आपको लेफ्ट ओवर रिलेशंस के अंदर ले जाएगा, कभी रिलेशंस के अंदर डिले ला देगा, कभी डिफरेंट कहिए कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन के इन्फ्लुएंसेस को ला देगा। तो हर चीज़ का एक वे है आपको इन्फ्लुएंस करने का। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया दारा कारक इज दैट प्लैनेट जो आपके इंडिपेंडेंट डिसीजंस को दिखाता है। सप्तम भाव जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस को नहीं दिखाता। दो सप्तम भाव भी मैरिज का ही भाव है, पर सप्तम भाव में होता है कई बार फैमिली के प्रेशर से जो मैरिजेस आती है, अरेंज मैरिज एंड ऑल, वो सप्तम भाव से निकलती हैं, सप्तमेश से निकलती हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस को आपको समझना होगा, जिससे कि आप बारीक एनालिसिस कर पाएँ कि आखिर कौन सा प्लैनेट है जो मुझे पीड़ित या प्रभावित कर रहा है, जो मेरे डिसीजंस को प्रभावित कर रहा है। तो दारा कारक इज दैट प्लैनेट जो आपके रिलेशंस को प्रभावित करता है। इंडिपेंडेंट डिसीजंस में दारा कारक सबसे प्रमुख होता है। जब भी दारा कारक मजबूत होता है षडबल के अंदर, तो रिलेशन जो है लेवल मैरिज की तरफ चला जाता है। और दारा कारक की दशा, उसकी सब दशाएं जो है वो मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इफ राहु दारा कारक बन गया या दारा कारक के साथ कंजंक्शन में है, युति के अंदर है, नक्षत्र परिवर्तन के अंदर है, तब डेफिनेटली राहु की सबदशा या महादशा दोनों ही मैरिज के लिए सुटेबल दशाएं बन जाती हैं। उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन संबंधित होके रहता है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो हमने शुरू में ही खींच दिए हैं। अब बात आती है राशि की। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अंदर राशि और ग्रह मिलकर एक गोल का निर्माण करते हैं। ग्रह स्वयं एक गोल का निर्माण नहीं करेंगे। अगर मैं कहूँ सूर्य है
तो सूर्य कहाँ पे है, आप पूछेंगे सूर्य कहाँ पे है। देन द सेकंड क्वेश्चन इज कि सूर्य कहाँ पे है, तो सूर्य मेष राशि के अंदर है। तो मेष का सूर्य और वृषभ का सूर्य दोनों अलग अलग तरह के व्यवहार करेंगे। मेष का सूर्य उसके अंदर मंगल की ऊर्जाएं भी होंगी, वृषभ के सूर्य के अंदर थोड़ी शुक्र की ऊर्जाएं होंगी। मेष का सूर्य कहेगा कि बिल्कुल गलत बातों को नहीं सहना है, वृषभ का सूर्य कहेगा कि फाइनेंस पे ध्यान देना है और बिल्कुल थोड़ा चापलूसी करके भी काम चलता है तो चला लेना चाहिए। तो दोनों के अंदर एनर्जी का डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई देगा कि मेष का सूर्य है, वृषभ का सूर्य है। इसी तरह मेष का चंद्रमा, कि मेरा धाराकारक तो साहब चंद्रमा है, ठीक है, बट वो मेष के अंदर है। तो मेष का चंद्रमा और वृषभ के चंद्रमा में बहुत फर्क है। मेष का चंद्रमा आपके स्पाउस के जो इमोशंस होंगे वो ऐसे होंगे जैसे मंगल के होते हैं, बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड, और वृषभ में होगा तो बहुत ज़्यादा सुटेबल, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पार्टनर आपको मिल सकता है। तो इस तरह से लेयर्स बदल जाती हैं। कुछ राशियाँ हैं जो फैमिली तत्व की राशियाँ हैं, जैसे वृषभ है फैमिली की राशि है, इसके अंदर बैठा हुआ धाराकारक अरेंज मैरिज को दिखाता है, या फिर इसके अंदर बैठा हुआ धाराकारक आप कहिए कि फैमिली का इन्फ्लुएंस मैरिज में बनता है। अगर यही स्कॉर्पियो राशि आ जाए तो वो जो रिलेशन होगा, चाहे वो प्लैनेट कोई सा भी हो, वो डेफिनेटली पॉजिटिव रिलेशन होगा। अगर वहीं पर लियो राशि आ जाती है, सिंह राशि आ जाती है, तो वो जो पर्टिकुलर रिलेशन होगा उसके अंदर आपको आपके आपके जो 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 फैमिली की फादर लाइनेज है, फादर, ग्रैंडफादर एंड ऑल, इनके इन्फ्लुएंस आपको सीधे सीधे आपकी मैरिज के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। मतलब वो डिसीजन मेकिंग के अंदर, इक्वेशन के अंदर वो आ जाएंगे। या फिर हो सकता है कि सिंह राशि में बैठा हुआ धाराकारक है कि मेरा जो स्पाउस है, मेरा जो पार्टनर है, वो सिंह राशि की तरह डोमिनेंट पर्सनालिटी को रखता है। तो इस तरह से वो प्लैनेट जो है वो अपनी व्यवस्था को बदल लेता है, अपने अनुरूप को बदल लेता है अकॉर्डिंग टू द राशि। अकॉर्डिंग टू द राशि वो अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है। अगर मेष राशि के अंदर धाराकारक है, अब आपको क्या देखना है, फर्स्ट इज कि कौन सा प्लैनेट आपका धाराकारक है। अगर आप धाराकारक के बारे में नहीं जानते, वैदिक ज्योतिष के बारे में आपको इतना आपका ये अध्ययन आपने नहीं करा है, तो आप हमारी धाराकारक की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बट इतने एडवांस पे चले जाएंगे, हमारा हर सेशन इतने एडवांस को रखेगा जो लोगों के 10-10 सेशन मिला के भी आपको नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको प्लीज़ जुड़े रहना है और एक बार जो सीरीज़ है उसे चेक कर लेना है। धाराकारक सीरीज़ को आपको देखना है। अगर प्लैनेट जो धाराकारक है आपको पता है, वही धाराकारक मेष राशि के अंदर हो, तो मेष राशि क्या है, मेष राशि मंगल तत्व की राशि है। धाराकारक जैसे ही मंगल की राशि के अंदर आता है, देखिए मंगल के अंदर एक एनर्जी होती है, वो होती है डोमिनेंस की। मंगल कहीं पे भी आ जाए, मंगल आपको देखा, आपने मंगल को देखा नहीं और मंगल ने डोमिनेंस स्थापित करा नहीं। मंगल को वैदिक ज्योतिष में सोल्जर कहते हैं कि आप तो सेना के नायक हैं। तो सेना का नायक क्या करता है, वो फाइट के बारे में बात करता है, वो कोई नए स्टार्ट की बात करता है, वो डोमिनेंस की बात करता है। अब मेष राशि में जो भी धाराकारक आपका बन के बैठेगा, उससे रिलेटेड डोमिनेंस आपको हमेशा महसूस होता रहेगा। मैंने देखा है चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, पर्सन कैसा होना चाहिए, चंद्रमा धाराकारक है तो इमोशनल होना चाहिए। मेष में बैठ के इमोशनल डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं कि एक दूसरे की फाइट है कि इमोशनल डोमिनेंट कौन है, इस रिलेशन के अंदर डोमिनेंट कौन है, इमोशनली डोमिनेंट कौन है। तो एक दूसरे को कई बार होता है ना, चेक कर रहे हैं आप कि आप कोई मैसेज नहीं करें, उधर से कोई मैसेज नहीं आए या बातें आगे नहीं बढ़े, तो वो होता है इमोशनल डोमिनेंस की। इमोशनल डोमिनेंस किसके पास है, तो ये मेष राशि का मूल गुण है इमोशनल डोमिनेंस का। इसके अंदर बैठा हुआ धाराकारक डोमिनेंस को स्थापित करना चाहता है। अगर गुरु बैठा है तो फिर एजुकेशन, अपनी नॉलेज, एक दूसरे को नॉलेज से डोमिनेंट बनने की कोशिश करेंगे, नॉलेज से डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ या मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। इस तरह की व्यवस्थाएं बनती हैं जब भी मेष राशि के अंदर कोई भी धाराकारक बन के प्लैनेट बैठता है, तो उससे संबंधित डोमिनेंस आपको फेस करने पड़ते हैं, उससे संबंधित डोमिनेंस आपको फेस करने पड़ते हैं। वो चीज़ आपकी मैरिज के अंदर, रिलेशन के अंदर स्पार्क का काम करती है कि स्पार्क जो है वो बना रहता है। देन द सेकंड इज़ कि ये ईस्ट डायरेक्शन की राशि है और इस राशि के ऊपर फैमिली का तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, इस राशि के ऊपर आई मी माई सेल्फ का बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मेष राशि से सब कुछ शुरू होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशंस है उनमें आपका ये धाराकारक यहाँ पे बैठा हुआ है, तो पर्सन जो है एवरेज से ज़्यादा अपने स्पाउस या पार्टनर के बारे में सोचता है। मतलब वो काफ़ी समय देता है स्पाउस को, मैरिज को, अपने पार्टनर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में सोचने में। और आई मी माई सेल्फ का कॉन्सेप्ट रहता है कि आई एम द डिसीजन मेकर। सो ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है जब भी मेष राशि के अंदर धाराकारक बन के कोई भी प्लैनेट बैठ जाए, कोई भी प्लैनेट बैठ जाए। अगर वहीं शनि बैठ गया तो शनि का मेष राशि के अंदर होना, बीइंग द धाराकारक का, चीज़ों को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। रिलेशंस के अंदर डिले को ला देता है, लिमिटेशंस को ला देता है, रेस्ट्रिक्शंस को ला देता है। एज मंगल और शनि की ऊर्जाएं कभी भी मैच कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है जातक के लिए। कभी फास्टनेस दिखाई देती है, कभी चीज़ों में स्लोनेस या डिले दिखाई देता है। ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैच्योर बनूँ या फिर एक चाइल्ड की तरह डिसीजंस पे जंप कर जाऊँ, हेडलेस डिसीजन, डायरेक्शन लेस डिसीजंस को ले लूँ। तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स क्यों आते हैं, कॉज वो प्लैनेट ऐसा है, वो प्लैनेट ही इस तरह से बन के आपके उस राशि के अंदर बैठा हुआ है। जिस राशि की मूल तत्व क्या है, जिस राशि की मूल ऊर्जा क्या है, मंगल की ऊर्जा है। इसके अंदर 3 नक्षत्र आ जाते हैं, अश्विनी, धन, भरणी, अंधान, कृतिका। तो अश्विनी मूल अश्विनी क्या है, अश्विनी चेज कर रहा है सूर्य को। तो यहाँ पर बैठा हुआ धाराकारक चेजिंग टाइप का धाराकारक होता है, मतलब ये चेज करता है अपने स्पाउस पार्टनर को। हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो आपको चेज कर रहे हो, इस तरह की भी संभावनाएं बनती है। उसीलिए मैंने कहा कि
डोमिनेंस, डोमिनेंस असर्ट करना इस राशि की आदत है। तो यहाँ डोमिनेंस असर्ट करने की आदत होती है, रिलेशन को मैरिज में टर्न करना एंड ऑल। ये मैच्योर बातों के लिए ये पोजीशन नहीं है। ये एक्चुअली किसके लिए है कि मैरिज के अंदर, रिलेशन के अंदर आप स्पार्क को बनाए रखें, ईस्ट डायरेक्शन से आपको कोई सपोर्ट आ जाए, मीन्स कोई प्रपोजल आ जाए। देन द थर्ड इज़ की स्वयं आप मैरिज के रिगार्डिंग डिसीजन ले। देन द फोर्थ इज़ की अर्ली मैरिज या फिर कम उम्र में ही मैरिज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लग जाना, इस तरह की व्यवस्था। देन द फिफ्थ इज़ कि लॉर्ड सूर्य की अगर पूजा की जाती है, लॉर्ड सूर्य को अगर पानी में मिश्री डाल करके जल अर्पण किया जाता है तो मैरिज में सारी समस्याओं को वो ढक देते हैं, तो वो सारी समस्याओं को ढक देते हैं। अदरवाइज स्पाउस के अंदर, मैरिज के अंदर ऐसा होता है कि वो डोमिनेंस की एक फाइट होती है, एक नेवर एंडिंग फाइट ऑफ डोमिनेंस रहता है कि बस वो महसूस होता है, वो अनरेस्ट आपको महसूस होगा कि कितना भी कुछ कर लीजिए बट यहाँ पे वो डोमिनेंस की जो फाइट है वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो वो एनर्जीज आपको अश्विनी एरीज राशि के अंदर महसूस होने लग जाती है। दे आर सम एज नंबर्स जब अश्विनी और भरणी नक्षत्र जो है वो अपने आप को एक्टिवेट करते हैं। नक्षत्र वाइज हम सेशन को अगले सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे नक्षत्रास के ऊपर, जिससे कि आप नाम को और नंबर्स को समझ सकें कि किस एज नंबर पे मैरिज होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो वो नक्षत्र वाइज है, उसको इसमें करके चीज़ों को हम कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते। देन द सेकंड इज कि वृषभ राशि में साहब मेरा तो आत्मकारक दारा कारक है। तो वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि अर्थ राशियों की उत्पत्ति, अर्थ राशियों के उदय का स्थान है। अर्थ राशियाँ जो होती हैं, पृथ्वी तत्व की राशियाँ होती हैं, वो कहाँ से उदय होती हैं? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस, वृषभ, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट फैमिली की बात करता ही करता है। ये प्लैनेट बहुत मैच्योर होता है। जो भी वृषभ राशि में प्लैनेट आ गया वो मैच्योर हो जाता है, क्योंकि वो मेष से निकल के आ रहा है, उसके अंदर अनरेस्ट था, वो दौड़ लगा रहा था, वृषभ में आके उसको सोफा मिल गया, कुर्सी मिल गई, वो बैठा है आराम से। तो यहाँ पे जो दाराकारक आके बैठता है बहुत आराम से बैठता है, शानदार तरीके से बैठता है, अनरेस्ट उसके जीवन में बिल्कुल नहीं होता और वो बहुत मैच्योर टाइप का पर्सन होता है। मतलब अगर आपका दाराकारक वृषभ के अंदर है तो आपका जो स्पाउस होगा वो मैच्योर डेफिनेटली होगा। और मैरिज के अंदर भी मैच्योर एनर्जीज ज़्यादा रहती है, ना कि वो अनरेस्ट की या फिर एक्सेप्शनल काम करने की ऊर्जा है। उनकी जगह बैलेंस की एनर्जीज, मॉडरेट एनर्जीज ज़्यादा रहती हैं। फैमिली का इन्फ्लुएंस मैरिज पे डेफिनेटली देखने को मिलता है। फैमिली बहुत 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 हद तक मैरिज को प्रभावित और अपने कंट्रोल में रखती है। देन द थर्ड इज़ कि एक फैमिली मैन टाइप का पर्सन आपके लिए यूनिवर्स ने डेफिनेटली अपने अंडर स्टोर में रखा हुआ है। इस राशि के अंदर भी 3 नक्षत्रास हैं, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। तो कृतिका और मृगशिरा जो है इनके अंदर थोड़ा अनरेस्ट है, रोहिणी के अंदर बहुत ज़्यादा आराम की ऊर्जाएं हैं। तो यहाँ पर क्या समस्याएं बन सकती हैं? यहाँ पर फर्स्ट इज तो मल्टीपल रिलेशंस जो है वो समस्या बन सकती है, बिकॉज वृषभ का मतलब मंगल का और वीनस का बहुत जल्दी समायोजन हुआ है वृषभ के अंदर। मंगल से प्लैनेट आया है, मेष से आया, वृषभ में बैठा है। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल रिलेशंस की संभावनाएं बन सकती हैं वृषभ के अंदर अगर दाराकारक हो तो। एंड द सेकंड इज की फैमिली, अगर आपकी फैमिली आपके इक्वेशन में नहीं है और आप कोई भी काम बिन फैमिली के गाइडेंस के कर रहे हैं तो वो फिर आगे जाके समस्याओं की एक जड़ बन सकती है। तो दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहिए। दैन वृषभ इज़ ऑल अबाउट वीनस की ऊर्जाएं। तो वो वीनस की ऊर्जाएं तो आपको डेफिनेटली अपने स्पाउस में देखने को मिलेंगी। कोई भी प्लैनेट जो है वृषभ के अंदर नीच का नहीं होता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर कोई प्लैनेट नीच का नहीं होता। हाँ, चंद्रमा उच्च के होते हैं तो मूड स्विंग्स आपको अपने स्पाउस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्पाउस पॉसिबल है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या फिर बैंकिंग, क्लर्क, इन तरह के वर्क से अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड पाए, ना कि वो दौड़ भाग करने के वर्क, मतलब ऐसे वर्क जिसमें ऑन द टेबल काम के करके, मतलब ऑन द टेबल आदमी ज़्यादा रहे और कंप्यूटर या फिर आप कह लीजिए सोशल मीडिया एंड ऑल, इन तरह के कामों में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व पाएंगे आपके स्पाउस। मूड स्विंग्स और मल्टीपल रिलेशन दोनों से बचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बिकॉज ये दोनों ही बनने की संभावनाएं रहती हैं, आपको भी और आपके स्पाउस की तरफ भी। अगर यही मिथुन में ये दाराकारक हो जाए, देखिए मिथुन क्या है? मिथुन है काम राशियों की उत्पत्ति। काम राशियाँ उत्पन्न कहाँ से होती है? मिथुन से होती हैं। 3, 7, 11 जो भी दाराकारक मिथुन के अंदर आके बैठता है। अब यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से आपकी जो फ्री है कि भाई ये नया स्पाउस मुझे मिला, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी पर्सन मिलेगा वो आपको आपकी पास्ट लाइफ का पर्सन मिलेगा मिथुन में अगर दाराकारक है तो। एंड द सेकंड इज कि उसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन तो होगा ही, वो तो फॉर श्योर है कि कार्मिक कनेक्शन होगा। अब ये कार्मिक लेसन नहीं होगा कि वो आपको कोई लेसन सिखाए या आपको टेस्ट करे, ये होगा कि हम दोनों मिले किसी इच्छा को पूरा करने के लिए। मतलब होता है ना कि किसी विश को पूरा करने के लिए हमने एक दूसरे के साथ जो है पार्टनरशिप करी है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाया। तो आफ्टर द मैरिज सबसे बड़ा क्या चेंज होता है? सबसे बिग चेंज है कि आपको फॉर श्योर है कि आपको वो सपोर्ट मिलने लग जाएगा अपने स्पाउस की तरफ से। वो आपको आपकी इच्छा, आपकी डिज़ायर, विश को कंप्लीट करने में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो ये सबसे बड़ी बात है एट द एंड, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये ऊर्जा आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी अपने स्पाउस में। चैटर बॉक्स होता है स्पाउस, बोलने में एक नंबर, मतलब बोलने में बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बिकॉज मिथुन की राशि की ऊर्जा इस तरह की है। यहाँ पर भी आपका ये सारी चीज़ें बैलेंस में रहती है। मिथुन का दाराकारक जो होता है वो बहुत शानदार दाराकारक होता है और मिथुन के अंदर ना कोई प्लैनेट उच्च है ना नीच है, तो ये भी एक अच्छी एनर्जी है। बट यहाँ पर कई बार
आपको आपके स्पाउस की तरफ से सेल्फिश टेंडेंसीज देखने को मिल सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका स्पाउस जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है और बहुत ज़्यादा वो सेल्फिश पर्सन है, मतलब उसको बस एक काम पड़ता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए सामने वाला पर्सन। तो वो इस तरह का एनर्जी का सोर्स पुंज आपको अपने स्पाउस या पार्टनर के अंदर देखने को मिल सकता है। बस उससे आपको सावधान रहना चाहिए। अदरवाइज़ मिथुन की ऊर्जाएँ और प्लैनेट तारा की ऊर्जाएँ अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करती हैं। बट यहीं मंगल अगर बैठ गया मिथुन के अंदर तो एक समस्या का कारण बन सकता है। बिकॉज मंगल जो है वो मिथुन के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करता। जुपिटर अगर मिथुन के अंदर है तो मल्टीपल रिलेशन नहीं तो कम से कम 2 रिलेशंस की तरफ तो जुपिटर ले जाता है। मंगल जो है थोड़ा सा पॉजिटिव स्पाउस आपको दे सकता है। तो वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पाउस है वो कहीं पॉजिटिव ना निकल जाए। एज मंगल जो है यहाँ पर अपनी नीच राशि कैंसर के बिल्कुल क्लोज है, उसके आसपास वो आ चुका है। इस राशि के अंदर भी आगे नक्षत्र 3 आते हैं, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। सो आद्रा को आप जानते हैं राहु की ऊर्जा है, पुनर्वसु वापस से रीबिल्ड करना है। तो आपको आपके स्पाउस को ढूंढने के लिए किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम पे या किसी ट्रैवल के प्रोग्राम पे जाना चाहिए। मतलब कोई इच्छा है कोई डिज़ायर को कंप्लीट करने की, एंड आफ्टर मैरिज इसी डिज़ायर पे वर्क आपको स्टार्ट करने देना चाहिए। बीट सोशल मीडिया पे एक्टिव होना या कुछ भी, अगर कोई डिज़ायर या कोई विश आप नहीं मिली और कोई आपने काम नहीं करा, तब मैरिज में वो डिस्टर्बेंस राहु ले आता है। तो बस आपको ये कोशिश करनी चाहिए। अगर वहीं ये कैंसर राशि के अंदर हो तो देखिए दारा कारक जिस भी राशि के अंदर होता है, मैंने आपको बताया था कि वो राशि आपको हेल्प करती है। एक गोल है उस दारा कारक ने सेट करा है उसको अचीव करने में। क्या गोल है कि आपके स्पाउस पार्टनर को वो आपके साथ मिला सकता है, वो आपको क्लू देता है कि ये स्पाउस पार्टनर हो सकता है, पॉसिबल है। यहाँ कैंसर राशि जो है वो चंद्रमा की मूल राशि आप जानते हैं, और चंद्रमा की राशि के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसके अंदर जो चार्म है इसका वो सब राशियों से अतुल्य है। मतलब कैंसर राशि का जो चार्म है वो सब राशियों से अतुल्य है। इसका अट्रैक्शन इतना शानदार है जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर आपका दारा कारक कैंसर में आके बैठ गया, फॉर श्योर है कि कोई ना कोई ऐसा रिलेशन जीवन में फॉर्म होगा जो फिर आपको इतना डोमिनेट करेगा कि आपके ऊपर एक इमेज छोड़ जाएगा। मतलब ऑल द टाइम्स आप यही सोचते रहेंगे स्पाउस के बारे में, पार्टनर के बारे में। अब वो जो आउट ऑफ डिज़ायर जो रिलेशन है आपका, या आपकी जो इच्छा है जो स्पाउस को ढूंढना या पार्टनर को प्राप्त करना, वो फिर आपको अरेंज मैरिज में समस्याएं देगी। तो अगर कैंसर के अंदर कोई दारा कारक है, प्लैनेट है, वो दारा कारक बन गया कैंसर के अंदर, तो आपका स्पाउस इस तरह का होगा जिसकी यादों को या जिसकी बातों को इरेज नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पे। तो बहुत 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 कॉशियस होकर ही आपको स्पाउस या पार्टनर की तलाश करनी चाहिए। एज कैंसर राशि को मदर राशि कहा गया, ये मदर है, और मदर को आप एक बार वो जन्म के बाद फिर आप उसको इरेज नहीं कर सकते किसी भी तरह से, उनकी इमेजेस को माइंड में से इरेज नहीं कर सकते। तो यहाँ मूल तो यही होता है कि इरेज करना नामुमकिन हो जाता है। मीन्स जो भी पर्सन है फिर उसकी छाप आपके साथ जीवन भर चलती रहती है। तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए ऐसे स्पाउस मिले जो मतलब एक लॉयल पर्सन हो, एक ऐसा पर्सन हो जो आपके इमोशंस के साथ प्ले ना करे। एज दारा कारक कैंसर राशि में ये भी इंडिकेट करता है कि इमोशंस सबसे ज़्यादा आप कहिए प्लस या माइनस फेस करेंगे आफ्टर द रिलेशन। या तो इमोशनल बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होगा या इमोशनल डाउन फेस आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इमोशंस के साथ प्ले करेगा। आफ्टर द मैरिज मैक्सिमम चांसेस हैं कि हाउस होम में आपके चेंज हो जाए, और स्पाउस पार्टनर भी आपको अराउंड या आसपास अपने हाउस के अपने कंफर्ट जोन के आसपास मिल सकता है। अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया है, बीट जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर मेरे तो कैंसर में बैठ गया है, तब क्या होगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, वहाँ से आपको कोई स्पाउस पार्टनर की इंडिकेशंस मिल जाएंगे। आपका जो पार्टनर होगा वो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आप कभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को विजिट करें या फिर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को विजिट करें या फिर आप किसी NGO को विजिट करें, तो पूरे चांसेस होते हैं कि कोई पर्सन वहाँ पर आपके साथ क्लिक कर जाएगा। तो कुछ डू हैं, कुछ डोंट्स हैं जो मैंने आपको इस सेशन के अंदर बताने की कोशिश करी है। अगेन 3 नक्षत्र हैं इसके अंदर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र आता है जो कि है आश्लेषा। तो आपका ये आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा 3 नक्षत्रास हैं। डीले मैरिज में ये ला देता है, कॉज पुष्य एक नक्षत्र है इसके अंदर। अदरवाइज आश्लेषा की ऊर्जाएं हैं तो चैटर बॉक्स तरह का पर्सन मिल सकता है। एक ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको हेल्प करे आपकी लाइफ को रीबिल्ड करने में, मतलब दोबारा से बनाने में। तो सपोर्टिव, मैंने आपको बताया ना, सपोर्टिव भी हो सकता है और डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा प्लैनेट कौन सा है और वो कैसे किस नक्षत्र में बैठा है। उसको हम नक्षत्रास की सीरीज़ में समझेंगे, जो कि इसके अगले ही सेशन में अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर कोई भी कंसर्न हो तो। अगर यही प्लैनेट सिंह राशि में आ गया, देखिए सिंह राशि की जो शुरुआत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और सिंह राशि से ही स्टार्ट होता है पहला गंडांत। कैंसर से सिंह के मध्य पहला गंडांत पड़ता है। कैंसर वाटर की राशि, सिंह फायर की राशि। कैंसर इमोशंस की राशि, सिंह प्रैक्टिकलिटी की राशि। कैंसर
ऑल अबाउट जॉली नेचर, सिंह ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नेचर, सिंह ऑल अबाउट मैच्योर आउटलुक। सो सिंह के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट फर्स्ट इज कि इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है आपने और आपके स्पाउस ने इस जीवन में और पिछले जीवन में बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस करे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस को फेस करा है। ये फॉर श्योर बात है, इसको इरेज नहीं किया जा सकता। दैन द सेकंड इज़ कि जो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनका मतलब होता है कि जो आपको बहुत गहराई तक आपको पीड़ित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। मतलब आपको केवल फेस पे या लुक्स पे एंड ऑल इस तरह का पर्सन नहीं मिलेगा जो केवल इन्हीं चीज़ों को देखे। वो इमोशंस की गहराई में उतर के देखने वाला पर्सन जो है डेफिनेटली होता है। तो आपको अपनी इमोशनल बॉडी के ऊपर बहुत वर्क करना चाहिए, आपको अपने नॉलेज के स्तर को बहुत अपलिफ्ट करना चाहिए, जिससे कि वो जो पर्सन है आप इजीली उसकी तरफ या वो आपकी तरफ जो है वो मतलब कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो पाए। कॉज लियो के दो ही फ्रेंड हैं, फर्स्ट इज प्लैनेट मंगल, सेकंड इज प्लैनेट जुपिटर इसका मूल मित्र है। तो जुपिटर नॉलेज का स्वामी है, तो नॉलेज को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नॉलेज की तरफ से ही मतलब आप किसी की तरफ जाएँ उसकी नॉलेज से प्रभावित हो गए या कोई आपकी तरफ आए आपकी नॉलेज से प्रभावित हो गई, ये फॉर श्योर बात इसमें बनती है। लियो के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट क्या करता है, वो धर्म त्रिकोण की मध्य की राशि में बैठा हुआ है, तो वो अपने धर्मार्थ को जज करता है। ऐसे लोगों को मैरिज में डिले आने की संभावना वैसे कम रहती है। सूर्य देखिए बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 30 दिन में राशियां बदल लेता है, तो ये डिले नहीं देता है। बट इसका मूल शत्रु जो शनि है वो डिले देता है। सूर्य की राशि में बैठा हुआ दाराकारक अगर सूर्य कुंडली में कमज़ोर हो गया, नीच का हो गया, पीड़ित हो गया, तो आप ये समझ लीजिए उसको डिले आएगा ही आएगा। इसीलिए कहते हैं सूर्य विद प्लैनेट राहु और सूर्य शनि का मिलना, पितृयोग पितृदोष का बन जाना, उससे बहुत चीज़ें चार्ट की कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट जो है वो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई पर्सन को आपकी तरफ लेके आ सकता है। नॉलेज पर्सन डेफिनेटली उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। एंड मैरिज के अंदर भी डिले होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहनी चाहिए, वैसे कम रहती हैं जब सिंह के अंदर कोई भी दाराकारक होता है। बिकॉज आपका जो स्पाउस है वो क्या है, उसके अंदर वो राजसिक तत्व की ऊर्जाएं ज़्यादा हैं। तो राजसिक या तामसिक ये ऊर्जाएं जो है वो रिलेशंस और मैरिज में बहुत आवश्यक होती है। सात्विक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इसीलिए गुरु 7th हाउस को स्पॉइल कर देता है। बट राजसिक और सात्विक ये दो ऊर्जाएं, राजसिक और तामसिक ये ऊर्जाएं मैरिज की तरफ आपको ले जाती है। यहाँ राजसिक ऊर्जाएं हैं तो वो मैरिज की तरफ डेफिनेटली ले जाएगी। आप इसी तरह अपने पार्टनर की तरफ जाएंगे कि उससे मिलने के बाद मेरा सोशल स्टेटस बढ़ता है, वो सोशल स्टेटस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो मेरी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसी बातें हो सकती हैं, इनकी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। वैन इन द वर्गो साइन, तो वर्गो साइन देखिए, वर्गो साइन को ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष के अंदर राशियों को जब आप क्लासीफाई करेंगे तो वर्गो साइन को क्या कहते हैं, वर्गो साइन को कर्म की राशि कहते हैं, इसको क्राइसिस की राशि कहते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी बुक हो, आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, वर्गो की जैसे ही बात आती है क्राइसिस की बात आती है कि वर्गो तो शत्रु है, रिपु है, आपका शत्रु है। बट वर्गो के अंदर आप जानते हैं अच्छी बात क्या है, वर्गो प्रारब्ध कर्मास को दिखाती है। वर्गो के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट आपसे एफर्ट कभी भी नहीं लेगा। वर्गो के अंदर अगर कोई प्लैनेट जाके बैठ गया तो उसके रिगार्डिंग आप एफर्ट दो भी ना दो, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, कॉज वो प्लैनेट कर्मास के इन्फ्लुएंस में। और कर्मा को आप जानते हैं कि ये सही समय, सही दशा, सही टाइम ट्रांजिट पे आपको ढूंढ लेता है। ये डोर को अपने आप नॉक करता है। ये आपसे नहीं चाहता कि आप उसे नॉक करें, आप उसकी साकल खोलें या बंद करें, उसके डोर को लॉक करें, अपने आप नॉक कर देता है। तो यही होता है जब वर्गो के अंदर कोई दाराकारक, कोई भी प्लैनेट आके बैठता है, वो क्या कहता है कि ठीक है मैं अपने आप आके नॉक कर दूंगा। तो वो जो होता है ना डेस्टिनी ही मिला देगी, वो डेस्टिनी मिलाने वाली बात यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई होती है। प्रपोजल्स भी कहीं से भी आते हैं, किसी पर्सन को आप जानेंगे भी नहीं, वहाँ से प्रपोजल्स आ जाएंगे, ये भी संभावनाएं बनती हैं। एंड थर्ड इज़ कि आपका स्पाउस अगर कोई अच्छा प्लैनेट वर्गो के अंदर बैठा हुआ है, वर्गो के अंदर वीनस जो है नीचे हो जाते हैं, तो यहाँ पर फेस को, लुक्स को इतनी प्रायोरिटी ये साइन मुझे नहीं लगता देता है जितनी कि ये कैलकुलेशंस को देता है। मतलब अगर आपको ऐसा पर्सन दिखाई देगा, दो पर्सन्स हैं, फर्स्ट इज़ जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो बहुत ज़्यादा सरल और सिंपल है, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा रादर दैन अ कॉम्प्लिकेटेड फिगर। कॉज बुध जो है वो एक सरल प्लैनेट है, वो चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बना देता है। तो यहाँ पर यही आपकी कोशिश होती है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जो आसान बनाए, ऐसा पर्सन मुझे जीवन के अंदर चाहिए। ये वर्गों की मूल हिडन इच्छा होती है, इसके अलावा इनकी कोई इच्छा ज़्यादा नहीं होती, बट कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बनाना, क्योंकि इनकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या कोशिश करते हैं कि ऐसा पर्सन मिल जाए जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बना दे। किसी पर्सन के साथ आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कनेक्ट हो सकते हैं, किसी पर्सन की आप किसी एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं, कोई पर्सन आपकी एग्जाम क्लियर करने में हेल्प कर जाए, या कॉम्पिटिशन के दरमियान ही किसी पर्सन से कनेक्ट हो जाना। तो ऐसी संभावनाएं बनती हैं। अर्ली मैरिज का फॉर श्योर इंडिकेशंस बनती हैं। जिसका जो स्वामी है बुध, वो अर्ली काम करता है, उसको समय नहीं लेना किसी भी काम को करने में, तो वो भी एक बात है। ओवरऑल बहुत अच्छी इंडिकेशंस होती हैं जब भी दाराकारक वर्गो साइन के अंदर बैठता है, एज यहाँ का प्लैनेट एक डिफरेंट ऊर्जा को लेके, डिफरेंट पावर के सोर्स को लेके बैठा हुआ प्लैनेट होता है। तो ये एक बहुत शानदार व्यवस्था है। दो वीनस जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो लुक्स के ऊपर अगर हम ज़्यादा जाएंगे तो लुक्स की वजह से समस्याएं मैरिज में बन सकती हैं। दैन लिब्रा,
तो लिब्रा के अंदर क्या है, लिब्रा देखिए वैदिक ज्योतिष में जब आप राशि को क्लासीफाई करेंगे तो लिब्रा जो राशि है वो एक तो केंद्र की राशि है, ये फर्स्ट बात है। देन द सेकंड इज़ कि ये मारक भाव की राशि है। देन द थर्ड इज़ कि ये विष्णु स्थान की राशि है। एंड द फोर्थ इज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि ये पार्टनरशिप की राशि है। ये इक्वालिटी में विश्वास करती है। यहाँ पे बैठा हुआ धारा कारक इक्वालिटी के अंदर विश्वास करता है, डोमिनेंस के अंदर नहीं करता। मैरिज में चीज़ें इक्वालिटी से ही चल सकती हैं कि बस तुम्हारी तरफ से एफर्ट, मेरी तरफ से एफर्ट, 50-50 के अंदर जो राशि विश्वास करे वो है तुला राशि। तुला ये बैलेंस कर देती है हर चीज़ को। यहाँ पर बैठा हुआ प्लैनेट जो है वो बैलेंस करना चाहता है, और यहाँ पे ऐसे ही प्लैनेट को वेलकम किया जाता है जो चीज़ों को बैलेंस करे। क्या होगा अगर सूर्य जो है वो आपके 7th हाउस के अंदर बैठा हो, सूर्य 7th हाउस में बैठा है, सूर्य कहता है मैं बैलेंस ही नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ को, तो वो बैलेंस नहीं करेंगे, वो समस्या बनेगी। ऐसा प्लैनेट जो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आतुर हो, ये मुझे बैलेंस करना है, कोई समस्या नहीं है, मुझे चीज़ों को बैलेंस करके ही आगे बढ़ना है, ये चाहता है कौन, ये चाहती है तुला राशि। यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट चीज़ों को बैलेंस करता है। 7th हाउस के अंदर है, वेस्ट डायरेक्शन से प्रपोजल्स आने की संभावनाएं होती हैं। और तुला जो है वो वीनस की राशि है, तो वीनस का इन्फ्लुएंस आपको आपके स्पाउस में देखने को मिलेगा। जितने भी मैस्कुलिन प्लैनेट हैं, बीट जुपिटर प्लैनेट, मंगल अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा चार्म आपको आपके स्पाउस में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर प्लैनेट चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ हो तो पार्टनर बहुत पॉजिटिव हो सकता है और मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। चंद्रमा के केस में कंसेप्ट आपके ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज़ ये जो तुला राशि है पार्टनरशिप बैलेंस की राशि है, और आपके स्पाउस की यही एक खूबी है जो आपको अट्रैक्ट कर सकती है, द बैलेंस और द स्पेस ही प्रोवाइडिंग टू यू। सो दैट इज़ द ओनली एनर्जी अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड हिम। एंड आई थिंक cause Venus is influencing the 7th house, planet Moon with planet Venus in the 7th house, the deadly cocktail, and that just attracting मल्टीपल रिलेशनशिप। सो उस चीज़ से हमें बचना चाहिए, उस डेडली कॉकटेल से हमें बचना चाहिए। अगर चंद्रमा है तो उसके कुछ उपाय करने चाहिए, अदरवाइज रिलेशनशिप हेल्प पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ टर्न कर सकता है। अगर यह स्कॉर्पियो राशि के अंदर बैठा हुआ दारा कारक, जैसा कि मैंने कहा दारा कारक वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करती है, ये आपको स्पाउस पार्टनर के बारे में बताती है। स्कॉर्पियो राशि के अंदर बैठा हुआ दारा कारक क्या कहेगा, कि वो कहेगा कि स्कॉर्पियो ही तुमको मदद कर सकती है अपने स्पाउस या पार्टनर से मिलने में। और स्कॉर्पियो के अंदर मंगल की ऊर्जाएं हैं, बट ये मंगल की दूसरी राशि है, ये उसकी मूल त्रिकोण राशि नहीं है। और दूसरी राशि के अंदर कौन सी ऊर्जा है, ये है डिटेक्टिव टाइप की ऊर्जा। इसीलिए स्कॉर्पियो में चंद्रमा जो है वो नीच के हो जाते हैं, बिकॉज ये हेल्प पॉजिटिव राशि है, इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। और इसका जो वाटर है स्कॉर्पियो का, ये ऐसा वाटर है जो आपको भंवर जाल के अंदर डाल देता है। इसके अंदर बैठा हुआ दारा कारक आफ्टर द रिलेशनशिप, देखिए रिलेशंस के अंदर जाना बहुत आसान होता है इन लोगों के लिए, बट आफ्टर द रिलेशनशिप लाइफ ऐसी हो जाती है कि अंडर द भंवर जाल, कि किसी न किसी तरह से लाइफ कहीं ना कहीं फंस गई है। तो वो जो फंसना होता है ना जीवन का, कि रिलेशंस ठीक है, स्पाउस है, पार्टनर और एंड ऑल ये चीज़ें हैं, और ये एक्टिवेट भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याएं आएंगी कि शनि की तरह भाई समय लगेगा डील एंड ऑल, बट आफ्टर इट जो भंवर जाल है वो निर्मित हो जाता है स्कॉर्पियो के अंदर। इसीलिए यहाँ चंद्रमा जो है वो वीक होता है। और मैं आपको स्कॉर्पियो राशि के बारे में एक बात बताता हूँ कि चंद्रमा यहाँ पर डेबिलिटेटेड होता है, और चंद्रमा नवमांश के अंदर यहाँ पर एक्सल्टेड नहीं हो पाता। एक्सल्टेड नवमांश में कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर टॉरस नवमांश आता ही नहीं है। तो इसमें एक बार प्लैनेट आ गया तो उसके बाद फिर निकलने का साधन नहीं होता, और ये हम आपको महसूस होने लगेगा। तो स्पाउस बहुत 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 गहरी छाप पर्सनालिटी पे छोड़ के जाता है। स्पाउस में इसलिए कह रहा हूँ कि जो रिलेशंस हैं वो भी लुक्स लाइक मैरिज हो चुके हैं, तो उसमें भी अब कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको डिफरेंशिएट किया जाए। इसीलिए मैं दोनों ही शब्दों का एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है, बट पार्टनर जो है वो ऐसी छाप छोड़ के जाएगा, ऐसी इमेज छोड़ के जाएगा जिसको इरेज करना बहुत मुश्किल होगा। तो वो जो इमेज है पर्सन की, वो सबसे ज़्यादा किसी को अगर अफेक्ट करती है तो वो स्कॉर्पियो को करती है। पॉजिटिव पार्टनर हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं। अगर ये पॉजिटिव ट्यून पे चला गया, बीट जुपिटर अगर स्कॉर्पियो में आ गए, या फिर मंगल आ गए, या फिर शनि महाराज भी आ गए, शनि को भी आप बेटर मान सकते हैं, तो फिर आप और आपके स्पाउस जो है वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, कई लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं। ऑब्सेशन है उसको अलग अलग तरह के लोग देख सकते हैं। कई लोग जो होते हैं हिमालय पे भी चले जाते हैं, हिमालयाज पे चले जाते हैं आफ्टर द मैरिज स्पाउस के साथ ही, तो वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम करने चले गए। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा है कि या तो वो अपनी मैरिज के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जीज़ को ले आए, तो वो चार दीवारी के अंदर जितना रहेंगे उतना ज़्यादा ही पॉजिटिव एनर्जीज मैरिज में आ जाएगी। क्योंकि मूल भावना क्या है प्लैनेट की, कि उसको कहीं ना कहीं तरीके से जब भी कोई क्राइसिस आता है, मैंने आपको बताया था, तो दारा कारक क्या करता है, हम उसकी तरफ भगते हैं, दारा कारक की तरफ, जैसे ही कोई समस्या आती है। कॉज ये स्कॉर्पियो राशि में है, ये दारा कारक स्कॉर्पियो की तरफ भगता है। और स्कॉर्पियो क्या है, स्कॉर्पियो छुपा हुआ कुछ है, कि जो छुपा हुआ है। तो अगर समस्या है मैरिज के अंदर, तो आपको ऐसी किसी
किसी चीज़ की तलाश करनी चाहिए, किसी चीज़ पे वर्क करना चाहिए जो बहुत गहराइयों तक छुपी हुई है। इसीलिए कई बार ऐसे लोग जो हैं वो प्रोफेसरों से या फिर टीचरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोग जो हैं जिनका स्कॉर्पियो में दारा कारक है वो आपका ये जो इंट्यूशन साइंसेस को परफॉर्म करते हैं, बीट द एस्ट्रोलॉजर, बीट द हीलर, बीट द टैरो रीडर एंड ऑल, इनसे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कॉज इनकी ऊर्जा ऐसी होती है, इनकी ऊर्जा का डेजिग्नेशन ऐसा होता है कि हमको किसी छुपे हुए काम के ऊपर वर्क करना है। तो अब इन चीज़ों के अंदर छुपी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ऐसी तरफ ही अपने आप को जाता हुआ पाते हैं। इन लॉज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसमें मदर इन लॉ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन द मैरिज। और कुछ ऐसा होगा मदर इन लॉ के साथ जो उन्हें स्पेशल बनाएगा। कई लोगों की नहीं भी होती मदर इन लॉ, जो भी उन्हें स्पेशल बना देता है। कुछ ऐसी बात है जो उससे अट्रैक्शन मदर इन लॉ या फिर अटेंशन जो है मदर इन लॉ की तरफ जाएगा ही जाएगा। अगर यही प्लानट धनु नवमांश के अंदर हो तो, धनु राशि के अंदर हो तो देखिए दारा कारक वो ऊर्जा जो आपको कंप्लीट करती है। प्लानट धनु राशि के अंदर है तो दारा कारक ने कहा है कि धनु राशि में कुछ ऐसा है जो मुझे कंप्लीट करता है। धनु राशि में क्या है? धनु राशि प्रकाश की राशि है, धनु राशि ज्ञान की राशि है, धनु राशि गुरु की राशि है। धनु राशि के अंदर कोई प्लानट नीच का तो नहीं होता, धनु राशि के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो नीच का हो या कमज़ोर हो। बिकॉज धनु राशि हर प्लानट को ही अपना सामर्थ्य, अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार होती है। जैसे आपके फादर, ग्रैंडफादर जो होते हैं वो आपको बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी आपको एनालिसिस किए हुए या बिना किसी प्री जुडाइज के आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार होता है। ऐसे ही धनु राशि है कि गुरु जिस तरह से बिना आपको आपकी कास्ट पूछे, रिलीजन पूछे आपको नॉलेज देता है, इसी तरह धनु राशि है, कुछ आपसे जजमेंट नहीं लेती, आपको हमेशा कुछ ना कुछ देने की कोशिश करती है। कॉज धारा कारक आपका धनु राशि के अंदर है, बहुत अच्छी ट्यून्ड रिलेशनशिप को ये इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर को जज नहीं करते, ना ही उधर से कोई जजमेंट आता है, और चीज़ों के अंदर फायर बनी रहती है, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होते हैं और चीज़ें काफ़ी मैच्योर वे से चलती हैं। जुपिटर का इन्फ्लुएंस बना रहता है तो चीज़ें बहुत मैच्योर होती हैं। डिपेंड करता है प्लैनेट कौन सा है। सूर्य अगर धनु के अंदर बैठा हुआ है तो इतनी एंग्री, इतनी हीट डाल देता है ये रिलेशन के अंदर, इतनी हीट डाल देता है ये मैरिज के अंदर कि चीज़ें आपके हाथों से भी निकलती हुई आपको महसूस होंगी। या फिर फैमिली का इतना इन्फ्लुएंस आ जाएगा कि आप ये कहेंगे कि मेरा दारा कारक दब गया। मतलब दारा कारक क्या है कि वो ऊर्जा जो आप चाहें अपने जीवन के अंदर, बट सूर्य अगर धनु के अंदर आके बैठ गया तो फिर आपकी चलता नहीं रहेगी, मतलब अब आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से प्लानट चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैरिज में कई बार होता है ना कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है निकल जाए, और हमने कुछ ना उनसे पूछा ना उधर से कुछ जजमेंट लिया गया। वो ऊर्जा देखने को मिलती है जब जो दारा कारक है धनु राशि के अंदर होता है। तो इसका हमको आपका ये विवेचना करनी चाहिए कि प्लानट धनु राशि के अंदर है तो किस तरह से मैरिज को आगे बढ़ाया जाए। मोटा मोटा अनुमान यह है या कहना यह है, तात्पर्य यह है कि जो भी प्लैनेट धनु राशि के अंदर बैठता है, बीइंग द तारा कारक, आपके जीवन में प्रकाश लाता है। तो मैरिज जो है वो इनलाइटनमेंट, अवेकनिंग जीवन के अंदर लेके आती है। कई बार ये अवेकनिंग ऐसी भी हो सकती है कि ये चीज़ें कभी मेरे हाथ में थी ही नहीं, ऐसा भी महसूस हो सकता है। तो अराउंड द मैरिज सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस अराउंड द मैरिज दिखते हैं। कॉज धनु से पहले जो राशि है वो स्कॉर्पियो है, दोनों के मध्य एक गंडांत है और धनु का स्टार्ट केतु के नक्षत्र से है। तो नक्षत्र भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके अंदर सेपरेशन की भी ऊर्जा है केतु के अंदर। तो शुरुआत में जब भी मैरिज की बात होगी, रिलेशंस की बात होगी, कुछ ऐसा होगा जो आपको किसी जीव से सेपरेट करेगा, किसी जीव से सेपरेट करेगा। सोसाइटी की तरफ हो सकता है गलत भावनाएं मन में आ जाए, फैमिली की तरफ गलत भावनाएं आ जाए, पार्टनर की तरफ गलत भावना आ जाए, किसी जीव की तरफ, किसी लिविंग बीइंग पर्सन की तरफ कोई ना कोई सेपरेशन की भावना आपके माइंड में डेवलप होती है जब भी प्लैनेट धनु राशि के अंदर बैठता है, बीइंग द तारा कारक। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न को जब राशियों को क्लासिफाई करते हैं तो कैप्रिकॉर्न के बारे में कहा जाता है प्रोफेशन की राशि है, ड्यूटीज़ की राशि है, काम करना चाहती है। ये द फाइनल है अर्थ तत्व का। 2 नंबर से शुरू हुआ, टॉरस से शुरू हुआ, वर्गो पे रुका और वर्गो से कैप्रिकॉर्न, ये अर्थ तत्व है। तो अर्थ तत्व अब समाप्ति की ओर है। अर्थ जब समाप्ति की ओर होता है तो क्या होता है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो समाप्ति की ओर है। अब हमें उन्हें ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना है। तो ये दारा कारक ऐसा है जिससे आप पिछले जीवन में भी मिले हैं और दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ को परफॉर्म करा है। मतलब लाइफ होती थी है ना कि संघर्षों को बहुत झेला है, पिछले जीवन के अंदर भी संघर्षों को बहुत झेला है और इस जीवन के अंदर आप मिलते हैं, कहते हैं कि दिस इज़ द फाइनल। तो जब भी आप कुछ काम करते हैं तो वो फाइनल तरह का काम होता है, मतलब एक बार कर दिया उसके बाद आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी दारा कारक बनता है मोस्ट प्रोबेबली वो सिंगल रिलेशन की तरफ ही पर्सन को रखता है। एज एक बार मिलने के बाद फिर वही होता है कि अब बस इस काम को करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि इसको दोबारा ना करा जाए, तो सिंगल की तरफ आदमी को ज़्यादा रहना चाहिए। मल्टीपल रिलेशंस एंड ऑल वो वैसे भी शनि की राशियों के अंदर इतने नहीं दिखाई देता है। शनि दंडाधिकारी हैं, वो दंड देने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो ऐसा होता है कि जो भी पर्सन के साथ हुआ आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, कई बार मैरिज के अंदर चैलेंजेस आ सकते हैं, कॉज कैप्रिकॉर्न शनि की राशि है, उसमें लिमिटेशंस है, उसके अंदर ये मूल भावना है उसकी। तो वो अगर समस्या आई मैरिज के अंदर तो ये पर्सन क्या कहते हैं, ठीक है
अब सेकंड की तरफ मूव नहीं करना या आप दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सोचना। तो ये हर चीज़ को चलाने वाले होते हैं कि ठीक है फाइनल है, बस यही फाइनल है। ये भावना इनके अंदर मूलतः होती है, ये इनके अंदर जन्म से होती है। कौन तारा कारक है कैप्रिकॉर्न के अंदर बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि समय लगता है चीज़ों के अंदर, एज शनि की ऊर्जाएं हैं तो समय तो लगेगा ही। मंगल यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है, तो आप जानते हैं मंगल जहाँ पे भी स्ट्रांग होता है वहाँ पर डेफिनेटली मंगल की ऊर्जाएं होती हैं, उस तरह की ऊर्जाएं होती हैं कि बहुत जल्दी डिसीजंस को लिया जाए। मुझे लगता है कि मंगल अगर यहाँ पर है तो चीज़ों में बदलाव आ सकता है, मतलब वहाँ जल्दी चीज़ें हो सकती हैं। बट अदर प्लैनेट अगर हैं तो वो डिले को फेस करना उनकी जो है वो आदत सी बन जाती है। गुरु यहाँ पर नीच के होते हैं तो डिस्कशंस में ये विश्वास नहीं करते। वही बात है ना कि ये डिस्कशन या फिर ये चीज़ों को सुलझाने में विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं कि ठीक है ये निकल जाएगा, मतलब ये एफर्ट देते रहते हैं। ब्लाइंड एफर्ट जो देते हैं वो कैप्रिकॉर्न में जिनका दारा कारक होता है, वो रिलेशन पार्टनरशिप और इनके अंदर ब्लाइंड एफर्ट देते हैं। हेल लॉयल पर्सन होते हैं, लॉयल्टी कूट कूट के जिनके अंदर भरी होती है वो कैप्रिकॉर्न के पर्सन होते हैं। बिकॉज ये मानते हैं कि इनका जो एक पर्सन मिल गया वही इनको लाइफ लॉन्ग चलाना है। तो ये जो संभावनाएं हैं ये कैप्रिकॉर्न के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। मदर और मदर इन लॉ, बेसिकली मदर इन लॉ की तरफ से रिलेशन के बारे में कुछ आना चाहिए। और आफ्टर मैरिज इनका मेन कंसर्न होता है कि आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। अगर आफ्टर मैरिज में इनको 40% भी सुख मिलता है, 50% भी मिलता है इनके फर्स्ट पार्टनर के साथ, तो ये उससे बहुत इन्जॉय करते हैं। मतलब इनको ये है कि बस यही जो पर्सन है यही फुल एंड फाइनल है। ऐसी एनर्जीज इन लोगों के जीवन में डेफिनेटली होती है। कुंभ राशि की तरफ तो देखिए, कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि काम तत्व का फाइनल डेस्टिनेशन है। मतलब इसके आगे अब काम तत्व है नहीं। कुंभ के बाद आप कौन सी राशि कहोगे? कुंभ के बाद वो साइकिल रिपीट होता है 3 7 11। तो कुंभ के बाद कोई काम तत्व नहीं है, कुंभ के बाद मोक्ष है। तो कुंभ फाइनल है डिज़ायर्स की। तो इस जीवन में पार्टनर वही मिलेगा जो पिछले जीवन से, मतलब ये चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया कुछ हो जाए या कुछ एकदम से कुछ नया पर्सन आपको मिल गया, वो चला आ रहा है। काम है, काम मीन्स डिज़ायर्स है। तो ये कोई लेसन आपको देने नहीं आ रहा, कोई टीचिंग्स आपको देने नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। ये काम है, मीन्स वो आ रहा है आपके जीवन में आपके साथ किसी प्रोग्राम के ऊपर वर्क करने के लिए। ऐसे लोग जब भी किसी तरफ डिज़ायर से प्रेरित होते हैं, कि कई लोगों की डिज़ायर्स हो जाती है कि साहब उनको अच्छी डिग्रीज़ को प्राप्त करना, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, वो उनकी एक डिज़ायर है। उस डिज़ायर के लिए जब वो एफर्ट देते हैं, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, तो उसी डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए, उसे और रिफाइंड करने के लिए एक पर्सन उनके जीवन में आ जाता है। आपने अपनी एक डिज़ायर बनाई, वो डिज़ायर की शुरुआत में आपको स्पाउस नहीं मिलेगा, बट वो जब फाइनल होती आएगी, जब उसका फाइनल फेस आएगा, तब आपको वहाँ आपका स्पाउस या पार्टनर दिख जाएगा। इनके स्पाउस या पार्टनर जो होते हैं वो इनके फाइनेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फाइनेंसेस में और इनकी डिज़ायर्स के अंदर। अगर एक अच्छा पर्सन मिल गया तो वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा, क्योंकि वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर देगा, वो आपको सही पाथ पे ले आएगा, वो आपको फाइनेंसेस बिल्ड करके दे देगा, वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उतार देगा, उसके साथ नेम फेम सक्सेस मिल जाएगी। वहीं अगर कोई मैलेफिक दारा कारक यहाँ बैठ गया तो वो क्या करेगा? डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो गए। एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन आ गया, फाइनेंसेस में जा रहे थे डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ काम अच्छा कर रहे थे डिस्ट्रैक्शन आ गया। तो प्लस और माइनस दोनों व्यवस्थाएं बना देता है इस तरह का दारा कारक। वन थिंग इज़ क्लियर, इस जीवन में वो जो डिज़ायर है उसको कंप्लीट करना मेन गोल है। कोई भी इंसान आपको मिलता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वही पर्सन आपके साथ क्लिक कर सकता है, वही पर्सन क्लिक कर सकता है। अगर ये पाइसेस के अंदर आ जाते हैं तो पाइसेस मोक्ष की राशि है। इसके बाद मोक्ष की कोई और राशि है नहीं, 4 8 12। तो 12 के बाद वो सेम साइकिल रिपीट होता है। तो 12 मीन्स अब मोक्ष है, और मोक्ष का मतलब है कि कोई कुछ था जब भी तो मोक्ष आप लेंगे, कुछ अगर नहीं होता तो आपको मोक्ष के बारे में आप नहीं सोचते। दारा कारक वो प्लैनेट है जिससे कर्मास बहुत कम होते हैं, तो ऐसा प्लैनेट मोक्ष लेने के लिए तैयार है। जबकि आत्मकारक वो प्लैनेट है जिसके साथ बहुत ज़्यादा मोक्ष है। तो आत्मकारक का इज़ लाइक इतने सारे कर्मास हैं और दारा कारक इतने से कर्मास हैं। तो आपको इतने बड़े कर्मास के लिए तो मोक्ष नहीं चाहिए, बट इतने से कर्मास के लिए चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो स्पाउस होता है, आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, वो आपकी बहुत गहराइयों तक वो आपकी डिज़ायर्स के अंदर है, मतलब उससे जुड़ी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए आप पहले ही उसके कर्मास को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे आप कार्मिक कनेक्ट है, कार्मिक संबंध है, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं बहुत जल्दी। जब भी पाइसेस में दारा कारक आ जाता है, पर्सन की इच्छा क्या होती है कि हमेशा हम कार्मिक न्यूट्रल बने रहें, इसमें फाइट नहीं होती। पाइसेस के अंदर कोई डोमिनेंस की लड़ाई नहीं है, फाइट की लड़ाई नहीं है। पाइसेस एक काम कूल राशि है। अगर ये मेष होती तो मेष कहता है कर्मास बनने चाहिए मेरी तरफ से, दूसरा कार्मिक कर्जे में रहना चाहिए। बट पाइसेस में क्या सोचते हैं? आप तो अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं आप। इमोशनली टची होता है ना कि किसी ने आपके स्पाउस पार्टनर की 2 कमियां निकाली और आपको गुस्सा आ गया, बिकॉज आपने उस छोटे से कर्मा के लिए भी कहा कि इस कर्मा को भी ख़त्म कर दो। कोई भी कार्मिक कर्जे, कार्मिक डेट में नहीं रहना चाहिए।
तो डोमिनेंस की फाइट नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती इस राशि के अंदर। बुध बहुत कमज़ोर हो जाता है, बुध जो है सेल्फिश प्लानट है, इसीलिए बुध कमज़ोर हो जाता है। कोई लड़ाई नहीं है, कोई सेल्फिश एनर्जी नहीं है। वीनस बहुत मजबूत हो जाता है, वीनस ट्रू लव को दिखाता है, इसीलिए वो प्लैनेट मजबूत हो गया जब आप दूसरे पर्सन में भी अपने आप को ही देखने लग जाएं कि ये जो पर्सन है ये भी तो मेरा ही आप कह सकते हैं रूप है, या मेरे को ही रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में थोड़ा सा सेशन सेट किया है, बट जैसे लॉर्ड कृष्णा ने जब राधा को देखा गया था, राधा रानी को जब देखा गया था, तो उनके अंदर भी लॉर्ड कृष्णा ही दिखाई देने लगे थे। मतलब एक से वही रूप आपको दूसरे में भी दिखने लग जाता है। तो वो इंडिकेशंस बनती हैं पाइसेस के अंदर, इसीलिए इसे ट्रू लव की राशि कहते हैं, ट्रू डेडिकेशन की राशि कहते हैं। इसे ईश्वर से लिंक इसीलिए कहा गया है, ईश्वर के प्रति प्रेम, उसमें छल कपट नहीं होता। तो यहाँ पे वो छल कपट नहीं होता। आप सोचते हैं ठीक है कार्मिक कर्ज में कोई नहीं रहना चाहिए, डोमिनेंस की लड़ाई नहीं होती, बहुत अच्छा कनेक्ट होता है, चार्म आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ओवरसीज से कनेक्शन पर्सन का बैठ सकता है, ट्रू लव यहाँ पे आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। ऐसे पर्सन्स के जीवन के अंदर उनके नाना नानी पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो अपने नाना नानी पक्ष के बारे में भी कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं कि ठीक है कि मतलब वो होता है, नाना नानी पक्ष की तरफ भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पाइसेस में बैठा हुआ धाराकारक अगर वाटर राशि का है तो वो बहुत ज़्यादा आदमी को बहुत ज़्यादा पोएटिक बना देता है। और अगर फायर राशि का है जैसे मंगल है या फिर आपका ये सूर्य है, तो वहाँ पे वो इतना कूल परफॉर्म नहीं करते। बट वाटर एलिमेंट का प्लैनेट, फेमिनाइन प्लैनेट, बीट मर्क्यूरी, बीट वीनस, बीट मून, मर्क्यूरी को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट वो अदर प्लैनेट्स अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है जो लाइफ आफ्टर लाइफ मेहनत करने के बाद मिलती है। इसमें जो पर्सन है, जो मतलब जैसे आप अगर इसे देख रहे हैं तो आप इतने ज़्यादा सेल्फलेस होते हैं, सेल्फिश नहीं सेल्फलेस, अपनी तरफ से सब कुछ लुटा दिया। ऐसे होते हैं कि खुद बहुत स्ट्रगल्स को महसूस करते हैं, बट पार्टनर हमेशा आपके साथ जुड़ के जीवन को एंजॉय करता है। तो ये एनर्जीज बनती हैं जब पाइसेस में प्लैनेट होता है। तो इस सेशन में हमने इन चीज़ों को कंप्लीट करा है। अगले सेशन में नक्षत्रास को देखेंगे, राशिस को भाव को देखेंगे सॉरी। तो उनके लिए आप कनेक्ट बनाए रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सअप पे भी जुड़िएगा प्लीज़, इंस्टा पे फॉलो, अपडेट, लाइक, शेयर जो भी आप कर सकते हैं प्लीज़ करिए। धन्यवाद।